नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा और उम्मीद करते हैं कि एकदम सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो है वो प्रीलिम्स के बहुत ही करीब आते जा रहे हैं। 25 मई अब ज़्यादा दूर नहीं, और इसके चलते हम लोग एक नई सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं कि आपकी क्विक रिवीजन जो है वो हो जाए। अब इसी क्विक रिवीजन के अंदर में मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जो भी लेटेस्ट अपडेट हुए हैं, ओके, तो खास करके लॉ मेकिंग को लेकर के तो उनको आप लोगों को एकदम ढंग से सिखाया जाए। तो इस सेशन के अंदर में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉज हैं जिस पर यूपीएससी हर साल कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बना रही है, तो मेरे हिसाब से उनको हमने बहुत ही डिटेल में कवर करना चाहिए। तो उनको करेंगे हम लोग, बट उससे पहले आप सबको बता दूं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अरविंदा यूएन नाम से, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स हो गए और कुछ हो गई, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, स्कैन कर सकते हो या फिर सिर्फ अरविंदा यूएन को भी सर्च कर सकते हो। अब हम लोग जो है वो एक-एक करके लॉज़ लेते हैं, बट उससे पहले कि आगे बढ़े, एक आपको बहुत ही शानदार ऑफ़र बताना चाहता हूँ। वो है कि गाइज़, जो हमारा मंज़िल नाम का जो इवेंट हुआ था और उसमें हमने प्राइस ड्रॉप करके जो 18,000 के अंदर में प्राइस किया हुआ है, ये अब केवल और केवल 10 मई तक एक्सटेंडेड है। 10 मई के बाद में ये खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ यूज़ कीजिए कोड अरविंदा और इसको आप लोग इस ऑफ़र का लाभ ले लीजिएगा। ओके? तो चलिए एक-एक करके हम लोग अलग-अलग लॉज़ देख करके लेते हैं। बट इससे पहले कि आगे बढ़े कि एग्जैक्टली लॉज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से, वो सब देखेंगे। बट एक बार पॉलिटी का एक क्विक पार्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। वो कौन सा? तो लॉ कैसे बनता है, यानी कि हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट। बिल एक्ट किस तरीके से बनता है? तो मैं फिलहाल बात कर रहा हूं किसी भी एक ऑर्डिनरी बिल की। ओके, एक ऑर्डिनरी बिल जो है वो अगर हम लोग लेकर के आते हैं तो इसको इधर लोकसभा या फिर राज्यसभा के अंदर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब इंट्रोड्यूस करने के बाद में अगर मान लीजिए लोकसभा में किया तो इसके अंदर में एक फर्स्ट रीडिंग होगी, उसके बाद एक सेकेंड रीडिंग जिसके अंदर में डिटेल डिस्कशन, अमेंडमेंट्स, ये सब होती है, और उसके बाद में एक थर्ड रीडिंग होती है जिसको हम लोग जो है वो एक फाइनल रीडिंग कहते हैं, जहां पर इस बिल को केवल हाँ या ना बोल करके इसको पास किया जाता है। और जैसे ही ये पास हो जाता है, तो ऐसी ही प्रोसीजर इवन राज्यसभा के अंदर में फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग वाली प्रोसीजर होगी। और उसके बाद तो लोकसभा से शुरू हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से शुरू हुआ तो लोकसभा में जाएगा। ठीक है, तो ये रोटी जैसा है कि आपने रोटी बेल दी है और बेलने के बाद में अगर आपने तवे पे डालनी है तो कौन से साइड डालोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो भी साइड पहले डालोगे उसकी अदर साइड आपको बस दूसरी साइड से पकानी पड़ेगी। वैसे ही आप लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस करते हो, राज्यसभा में करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डिनरी बिल के लिए। अगर आपने यहां किया तो फिर बाद में यहां करना होगा, यहां किया तो यहां करना होगा। और फिर ये जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके रिकमेंडेशन पर काम करता है, यानी कि प्रधानमंत्री और हमारा जो मंत्रिमंडल है, ओके, ये मंत्रिमंडल जो भी होगा हमारा, ये सभी लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट को कहते हैं कि आपको क्या करना है। इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट इधर आपको एसेंट दे सकते हैं, एसेंट दे दिया तो फिर तो सीधी सी बात है, जो भी आपने बिल लाया हुआ था इधर लोकसभा या राज्यसभा के अंदर में, वो बन जाएगा सीधा एक्ट। ओके, वो बन जाएगा सीधा एक्ट। दूसरा, विदहोल्ड एसेंट किया जा सकता है। विदहोल्ड एसेंट का मतलब है ना देना। ओके, इसको हम लोग एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं। इसका मतलब है सीधी तरीके से ना दे दिया गया है, अगेन वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर ही किया जा सकता है। और फिर तीसरा इसके अंदर में जो ऑप्शन है वो है बिल को रिटर्न किया जाए पार्लियामेंट को। ठीक है, बिल को रिटर्न किया जाए, जिसको सस्पेंसिव वीटो हम लोग कहते हैं, ये काम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आपका बिल जो है वो एक्ट बनता है। अब हमारे देश के अंदर में दो चीज है। कौन कौन सी दो चीज है? तो हमारे देश के अंदर में जो दो चीजें आती हैं उनमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो आता है वो है कि लॉज जो है उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। या तो वो लॉज सिविल लॉज होते हैं या फिर वो लॉज क्रिमिनल लॉज होते हैं। ओके, हमारे देश के अंदर में सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज इस तरीके के लॉज हैं। ये जो सिविल लॉज हैं ये सभी सभी मेजरली मनी रिलेटेड लॉज होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है।
ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत 2 पार्टीज मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और इनमें से कोई एक व्यक्ति इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, तो ऑब्वियसली इसमें अगर पहले पार्टी का इसमें अगर नुकसान होता है तो दूसरे पार्टी को सू करके उससे पैसे जो है वो लेगा। मैरिज मैरिज के अंदर में अगर मैरिज टूट जाती है तो टूटने के बाद में मेंटेनेंस जो आपको मिलना चाहिए या फिर एलिमनी जो आपको मिलनी चाहिए, ओके, ये भी अगेन मनी रिलेटेड मैटर्स है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, या फिर और भी कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि सिविल मैटर्स के अंदर में आते हैं। ओके, क्रिमिनल मैटर्स क्या है? जो कि एक अपराध है और बड़ा अपराध है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने रेप किया हुआ है, ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर लिंचिंग की हुई है, ओके, मतलब क्या, मतलब लोगों ने 5 लोगों ने मिल करके एकदम धर दबोचा और उसको फुल पीटा, ओके, या फिर इसके अंदर में लोगों ने किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, तो ये सब जो है ये आप कृत्य समाज के अगेंस्ट में करते हो, इसलिए इनको क्रिमिनल लॉस कहते हैं। ओके, तो हम लोगों ने अभी रिसेंट में हमारे जो क्रिमिनल लॉज है वो किस तरीके से चलते हैं उनको हमने पूरी तरीके से मॉडिफाई किया था। बस उन्हीं लेजिस्लेशंस को हम लोग अभी ढंग से देखने वाले हैं। तो हमारे कंट्री के अंदर में अगर हम देखें, ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट लॉज आते हैं। कौन कौन से आते हैं सर ये 3 इंपॉर्टेंट लॉज? तो प्लीज इस पर जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोग आगे के ये 3 लॉज नहीं समझ पाओगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे कंट्री के अंदर में जो एक लॉ है इसको कहा जाता है इंडियन पीनल कोड। ओके, इंडियन पीनल कोड कब आया था? 1860 के अंदर में, ठीक है। तो देखिए हमारे देश में पहले से ही अलग अलग धर्मों के लिए अलग सिविल लॉज और अलग क्रिमिनल लॉज रहे हैं, लेकिन लेकिन ब्रिटिशर्स थोड़ा सा डरते थे कि ज़्यादा हम लोग सिविल लॉज में चेंजेस नहीं लेकर के आते हैं, क्योंकि उसी समय 1857 की क्रांति भी हुई थी। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो इनको लगता है कि इनके रिलीजियस मैटर्स में, खास करके इनके सिविल मैटर में, पर्सनल लॉज के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इन्होंने क्रिमिनल लॉज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। जैसे पहले हिंदूज जो है उनके अंदर में ग्रेडेड पनिशमेंट हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और शूद्र को एक ही क्राइम के लिए अलग अलग लेवल की पनिशमेंट होगी। अगर ब्राह्मण के लिए मान लीजिए किसी चीज़ की, मतलब मर्डर के लिए अगर 1 साल की सजा है तो क्षत्रिय के लिए वही 2 साल की होगी, वैश्य के लिए वही 3 साल की होगी और शूद्र के लिए वही 4 साल की सजा होगी। तो इसको ग्रेडेड पनिशमेंट कहा गया। इसी तरीके से इस्लाम के अंदर में काफ़ी क्रूअल पनिशमेंट हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसके हाथ काट दिए जाए। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि आज के मॉडर्न समाज के अंदर में अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं होती या इस तरीके की पनिशमेंट होती तो कितना बुरा होता। अगर कोई व्याभिचार यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए औरत अगर पकड़ी जाती है तो उसको ज़मीन में उसकी बॉडी को आधा गाड़ दिया जाता है और सिर्फ सर वाला भाग जो है वो बाहर रखा जाएगा और उसको तब तक पत्थर फेंक फेंक करके मारा जाएगा जब तक वो अपने प्राण नहीं त्याग देती है। इस तरीके के बारबैरिक पनिशमेंट में आई डोंट थिंक कि मॉडर्न इंडिया जो है वो रह पाता। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि रिगार्डलेस ऑफ तुम्हारा कौन सा रिलीजन है, हम लोग लेकर के आए यूनिफॉर्म पीनल कोड बोल लो, या फिर यूनिफॉर्म आप लोग इसको कह सकते हो क्रिमिनल कोड भी। ओके, कि भाई अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम की सजा रिगार्डलेस आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी लोगों को सेम पनिशमेंट होगी। मर्डर की सेम पनिशमेंट होगी, रेप की सेम पनिशमेंट होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोग एक एक्ट लेकर के आए जिसका नाम था इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860। ओके, ये इसके अंदर में आपने डिफाइन किया कि कौन सी चीज के लिए कितनी आपको सजा मिलेगी। तो इसके अंदर में लिस्ट हमने दिखी है। मर्डर 7 साल की सजा, रेप 10 साल की सजा, और कोई इसी तरीके से एक्स वाई जेड उसकी इतने साल की सजा। तो इस तरीके से इंडियन पिनल कोड के अंदर में क्राइम क्या किया है और उसकी पनिशमेंट कितनी होगी ये डिफाइन किया है। लेकिन जब आप लोगों को अरेस्ट करके, ओके, जज के पास लेकर के जाते हैं, जज के पास लेकर के जाने के बाद में कैसे चार्जशीट फाइल करनी है, कौन सी चीज़ को एविडेंस माना जाएगा, कौन सी चीज़ को एविडेंस नहीं माना जाएगा, इन सबको भी तो आपको कोलेट करना होगा ना। आप कहोगे मेरे बकरी ने देखा वो एविडेंस है, बकरी को बोला मैंने क्या कहता है इसी ने क्राइम किया ना, तो वो कहती है मैं, अब बकरी का एविडेंस कोई एविडेंस होगा? तो कोई तो आर्ग्यू करने के लिए इस तरीके से कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेकर के आए, तो हम लोगों ने दूसरा एक और चीज इसके अंदर में लाया गया जिसको कहा जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, क्रिमिनल
प्रोसीजर कोड। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का क्या काम था? इसके अंतर्गत लिखा गया था कि किस तरीके से अगर कोई क्राइम करता है तो कैसे उसको समन जाएंगे, कैसे उसको अरेस्ट किया जाएगा, किस तरीके से हम लोग जो है वो इसके वारंट इशू करेंगे, और बाकी सारी बातें इसके अंदर में लिख दी गई कि प्रोसीजर क्या होगी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट लॉ था वो था कि हमने डिफाइन करना था कि एविडेंस किस चीज को कहा जाएगा। ठीक है, क्या पुलिस के सामने अगर आप बयान देते हो तो क्या उसको एविडेंस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्या उसको फोर्सफुल बयान माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो ये आपके तीसरे लॉ के अंदर में लिखा, और हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से इन 3 लॉस पर आधारित है। लेकिन ये सारे के सारे लॉस कॉलोनियल इन ओरिजिन है, और यही पिछले 75 सालों से 75 क्या 1860 मतलब लगभग 200 साल होने वाले हैं। 150 सालों से ये लॉस चले आ रहे हैं, और इनमें हमने ज़्यादा बदलाव नहीं किए। थोड़े बहुत समय समय पर किया, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया। और अभी जस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम लोग जो है वो कॉलोनियल पास्ट को छोड़ देना चाहते हैं। इसके चलते इन्होंने 2023 के अंदर में 3 कानून को पास किया और 3 कानून को रिप्लेस किया। ओके, तो 3 कानून कौन कौन से थे? तो एज आई सेड कि हमारे पास में एक था इंडियन पीनल कोड, दूसरा जो था वो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और तीसरा जो था वो था इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीनों कानूनों को हमने रिप्लेस किया। पहले इंडियन पीनल कोड को हमने चेंज किया विद भारतीय न्याय संहिता, कि ये हमारी न्याय संहिता होगी। दूसरा जो कानून हम लोग लेकर के आए उसका नाम था, अच्छा इसके पहले कि हम आगे बढ़े आप सबको बता दूं कि हमारी बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश बैचेस शुरू हो रही हैं। प्लीज इन सभी बैचेस का लाभ जरूर लीजिएगा। कोड आपको जो यूज करना है वो होगा अरविंदा। अनअकैडमी से बहुत सारे लर्नर्स हैं जिन्होंने इस साल रैंक्स हासिल किए हुए हैं। ओके, इन लोगों ने बाकायदा हमारे अनअकैडमी के ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी दिए हुए थे। तो आज मतलब इस संडे को 11 मई को हम लोग 9:30 AM को ये वाला मॉक जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। प्लीज इसका लाभ जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने प्रूफ है कि बस बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं हम लोग, जो है वो इसके अंदर में पूरा डेटा दे रहे हैं कि देखिए ये सारे टॉपर्स हैं और इन्होंने ये रैंक हासिल किया था और इतनी इतनी टेस्ट वगैरह इन लोगों ने दी थी। ठीक है, तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई वो क्या थी? भारतीय न्याय संहिता लेकर के आए। दूसरी चीज हम लोग जो लेकर के आए वो थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। व्हाट इज दिस? दिस इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो हमारी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 की, उसको रिप्लेस किया गया। इसके प्रोविजंस हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। ओके, और तीसरा जो इसके अंदर में है वो है कि भारतीय साक्ष्य। ओके, तो इसके अंदर में जो भारतीय साक्ष्य है, ओके, तो उसका एक एक्ट हम लोगों ने बनाया है। तो इस तरीके से हम लोग 3 एक्ट जो है वो लेकर के आए हैं। चलिए एक एक करके अब हम लोग जो है वो सारी चीजों को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है भारतीय न्याय संहिता के अंदर में, क्या हुआ है? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि डायरेक्टली यहीं पे पढ़ता हूँ और इसके नोट्स आप लोगों के साथ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो एक एक चीज जो हमारी हो जाएगी। बैकग्राउंड में एज आई सेड, बैकग्राउंड क्या है कि भाई पार्लियामेंट जो है, ओके, तो 1860 के अंदर में ऑलरेडी एक मिनी पार्लियामेंट बन चुकी थी, और उन लोग चार्टर एक्ट और इन सब चीज़ों के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट जो हमारे लिए क्या लेकर के आती है, हमारे लिए एक 1860 के अंदर में पूरी तरीके से एक बेसिक पूरा का पूरा क्रिमिनल कोड लेकर के आती है, जिसमें से उसको नाम दिया गया आईपीसी। ओके, 1857 के रेविलियन के बाद में इसको खास करके लाया गया था। तब हमने इसको रिप्लेस करके हम लोग लेकर के क्या आए हैं? भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BNS 2023 भी कहते हैं। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 1 जुलाई 2024 से अभी एप्लीकेबल हो गए हैं। इसके अंदर में कौन कौन सी नई प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, थोड़ा सा उन प्रोविजंस को हम लोग खास करके देखेंगे। ओके, तो मेरा जो टास्क होगा मेजरली वो यही होगा कि नई नई प्रोविजन जो है वो कौन कौन सी है। तो इसके अंदर में हम लोगों ने जो है वो पहले हमारे देश के अंदर में खास करके कम्युनिटी सर्विस की कोई फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। मतलब क्या? मतलब बेसिकली यूएस के अंदर में, यूके के अंदर में कभी कभी अगर हम किसी को पनिश करते हैं तो पनिश करते समय में उनको हम लोग जो है वो कम्युनिटी सर्विस देते हैं कि आप जाकर के पुलिस की हेल्प कीजिएगा या फिर आप लोग एनजीओ के लिए काम कीजिएगा। ये हमारे अंदर में था ही नहीं। तो हमने सबसे पहला जो काम किया है वो है कि इसके अंदर में हमने कम्युनिटी सर्विसेज जो वो इंट्रोड्यूस की हुई है। ओके, तो कोई छोटे मोटे ऑफेंसेस है, पेटी ऑफेंसेस है कि पॉकेट मार ली, किसी दुकान में से कुछ चुरा लिया, तो ऐसी चीज़ों के लिए कम्युनिटी सर्विसेज इंट्रोड्यूस की है। अपार्ट फ्रॉम दैट गैंगरेप जो है, गैंगरेप विक्टिम जो है, ओके,
तो increase the threshold for gang rape victim to be classified as major from 16 to 18 years. Also, it criminalizes the sexual intercourse with a woman by deceitful means or making the false promises. तो होता क्या था कि इसके पहले जो है वो अगर फॉल्स प्रोमिसेस करके भी लोग जो है कि मैं तेरे से शादी कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उस पर बहुत लोगों ने आपत्ति भी जताई है कि अगर आप 18 साल के ऊपर के हो और अगर आपको ऐसे बहलाया फुसकाया गया था, तो फिर हाउ इट बिकम्स एन एक्ट, हाउ इट बिकम्स एन ऑफेंस। आप लोगों ने अपना दिमाग यूज नहीं किया क्या? ओके, तो ये सब चीजें की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत बड़ी डिमांड जो थी वो थी सेडिशन को हटाने की। ओके, सेडिशन के जो कानून थे उनको हटाने की। सेडिशन क्या होता है? राजद्रोह। तो जो कानून हमारे महात्मा गांधी के ऊपर में लगे, लाल बाल गंगाधर तिलक जो है उनके ऊपर में जो लगे, ओके, और हमारे और भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके ऊपर में इस तरीके के घिनौने कानून लगाए गए, क्या यही कानूनों को एक इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर में हमने जगह देनी चाहिए? बात थी, बिल्कुल भी नहीं। तो अब से इसको हटा दिया गया है। लेकिन लेकिन सर, अगर कोई देश को तोड़ने की बात करता है, सेसेशन की बात करता है, अगर कोई आर्म्ड रेबेलियन क्रिएट करता है या फिर देश को सबवर्ट करने का काम करता है, तो क्या इनको हमने पनिश नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग इसके अंदर में प्रोविजंस भी बनाई हुई है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, अगर कोई सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, खास करके अभी हम लोग देखते हैं प्रो खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, कोई कहता है द्रविड़ नाडु बना के दे दिया जाए, कोई कहता है नॉर्थ ईस्ट में और कुछ चाहिए, इनको नागालिम वगैरह चाहिए, या देश की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को अगर कोई धक्का देगा तो ये सब भी पनिशेबल होगा। तो भले ही सेडिशन हमने हटा दिया है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हैं वो हमने जरूर पनिशेबल रखी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके पहले कभी ऑर्गेनाइज क्राइम को हम लोगों ने जो है वो डिफाइन नहीं किया हुआ था और वो ऐसे ही कंटिन्यू होता था और सिंगल पनिशमेंट वगैरह जो है वो हुआ करती थी। ओके, तो ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है सर? तो इट इज नथिंग बट, ओके, कि आप लोग 4-5 लोग जो है वो मिल करके, जैसे एक्सटॉर्शन करना है, तो इसने ये बोला, उसने वो बोला, ऐसे किया वैसे किया। ओके, फॉर एग्जांपल अभी आपने रिसेंट में धनंजय मुंडे के जो एक सहकारी हैं, ओके, तो उनका एक किस्सा बीट डिस्ट्रिक्ट में सुना होगा कि कैसे उनके सहकारी जो है वो जा करके एक्सटॉर्शन का काम करते हैं, उसमें कैसे सब लोग जो है वो मिले जुले हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गया, या फिर लैंड ग्रैबिंग हो गया, साइबर क्राइम हो गया, ये सब जो ऐसे कुछ एक्ट है जिसके अंदर में लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, इन सभी को ऑर्गेनाइज क्राइम का नाम दिया गया है और इसके अंदर में अब ज़्यादा पनिशमेंट भी दी जाएगी। ओके, फिर अपार्ट फ्रॉम दैट होता क्या है कि अब तक जो है, ओके, अब तक जो है वो हम लोगों ने कहीं पर भी मॉब लिंचिंग मतलब क्या कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है दे केम टुगेदर एंड दे बेसिकली बीट अ पर्सन टू डेथ, तो ये मॉब लिंचिंग हमारे यहाँ पे पनिशेबल नहीं था, बट नाउ वी हैव डन दैट। ओके, तो मर्डर और ग्रीवियस हर्ट बाय अ ग्रुप, तो ठीक है, तो ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी पनिश्ड। ओके, तो अगर कोई इस तरीके से कुछ भी करता है तो उसको पनिश किया जाएगा, वो डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है वो बनाई गई है, और अगर सिर्फ ग्रीवियस हर्ट करते हो तो उसमें फिर 7 साल की सजा, ये सब भी आप लोगों को दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल कौन होता है? अंडर ट्रायल मतलब जिनके ऊपर अभी तक ट्रायल चल रहा है उनको अंडर ट्रायल कहा जाएगा। तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर अगर कोई है, पहली बार किसी ने क्राइम किया है, तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट आपको जो मिल सकती है उसका 1/3 पीरियड ही आपको जेल में भुगतना पड़ेगा और बाकी का आप लोग निकल सकते हो, ओके, बॉन्ड के ऊपर में। लेकिन अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसको आधे पीरियड तक रखा जा सकता है। तो इस तरीके से भारतीय न्याय संहिता के अंदर में अब नए व्यवस्थाएं जो है वो क्रिएट की गई है, जो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट जो मुद्दा है वो है खास करके सीआरपीसी को लेकर के, सॉरी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लेकर के। तो एज आई सेड कि सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, तो वो हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो अब इसको रिप्लेस करके हमने क्या लाया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसके अंदर में क्या किया गया है? तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, ओके, एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस इंक्लूडिंग द रेप केसेस। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कुछ लेवल के ऑफिसर ही इसका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह शुरू कर सकते थे। अगर, ठीक है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या? मतलब वहां के फिंगरप्रिंट्स लिए जाए,
वो जो पूरा क्राइम सीन है उसको उसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है उनको बुलवाया जाए, खास करके ऐसी चीजें जिसके अंदर में एटलीस्ट 7 साल की सजा किसी को हो सकती है, तो उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का आना कंपलसरी होगा। ओके, अब जो है वो पहले क्या होता था कि ये स्पेसिमेन, सिग्नेचर वगैरह वगैरह जो है वो यूजुअली नहीं लिए जा सकते थे, बहुत मुश्किल होता था। ओके, लेकिन अब मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को ऑर्डर दे सकता है कि भाई तुझे तेरे सिग्नेचर और ये सब चीज़ें जो है वो देनी होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक टाइमलाइन दिया हुआ है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को चीज़ें जो है वो देनी होंगी। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल सबमिशन ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स, ओके, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जजमेंट देना, इन्फॉर्मिंग द विक्टिम ऑफ द प्रोग्रेस, ये सब चीज़ें अब सीआरपीसी के अंदर में डाली गई हैं कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। सीआरपीसी यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तीसरा और लास्ट जो एक्ट, जो क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल कोड के अंदर में जो हमने चेंज किया है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट बेसिकली किस चीज़ को एविडेंस कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा, ये आपका डिफाइन करता था। अब उसी को हमने चेंज कर दिया है और हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, ओके, उसका नाम इस तरीके से रखा है। और इसके अंदर में अब हमने कहा है कि भाई देखिए, अगर कोई डिजिटल रिकॉर्ड्स है आपके, ओके, कोई अगर आपके डिजिटल रिकॉर्ड्स है, तब उनको इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड जो है उनको भी एविडेंस माना जाएगा। तब ऐसा नहीं है कि भाई इनको एविडेंस हम लोग नहीं मानने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द ओरल एविडेंस, ओके, टू बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, इट इंक्लूड स्टेटमेंट मेड बिफोर द कोर्ट्स ऑल्सो, तो उसको भी माना जाएगा कि अगर मान लो कोई नहीं आए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या वो इस तरीके से कर सकता है, हो सकता है। और लास्ट जो है वो है कि जॉइंट ट्रायल भी अब हो सकते हैं, कि ट्रायल ऑफ द मल्टीपल पर्सन वेयर एन एक्यूज्ड हैज एब्सकॉन्डेड एंड हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू अरेस्ट वारंट, तो उसका भी जॉइंट ट्रायल में। तो पहले क्या होता था, इसको भी लाओ तो ही शुरू होगा ट्रायल। अब ऐसा नहीं, अब तो भाग गया है फिर भी जॉइंट ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा और आपका काम जो है वो चलते रहेगा। इन सबसे फायदा क्या होगा, इन सबसे फायदा होगा मल्टीपल, कि भाई अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, इतने सारे जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस हैं कहीं ना कहीं हम लोग उनको भी हैंडल कर पाएंगे, और ये सब बातें आपकी खास करके इसके अंदर में आती है। तो गाइस, ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंट लॉज। एक और लॉ करते हैं और उसके बाद में और भी आगे हम लोग अलग अलग लॉज लेकर के आते रहेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट लॉ है वो है चीटिंग को लेकर के। ओके, हम सबको पता है कि क्या भयंकर लेवल की चीटिंग जो है वो देश के अंदर में होते रहती है। आप लोगों ने सुना होगा, यस, बिहार के वाले किस्से जो है वो काफ़ी फेमस है। इनफैक्ट बिहार क्या, हर तरफ में आप लोग मास कॉपी आजकल देखते ही रहते हैं, या फिर कभी-कभी पेपर भी लीक हो जाता है। बीच में नीट का, पिछले साल के जो नीट का पेपर था वो भी लीक हो गया था, बहुत ज़्यादा हो हल्ला वगैरह हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट एक एंटी चीटिंग लॉ लेकर के आई हुई है, जिसको पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट और उसके बाद में उसके रूल्स, ये दोनों भी चीज़ें अब गवर्नमेंट ने इशू कर दी है। ओके, तो क्या है ये, तो एज आई सेड कि इसका जो नाम है वो क्या है, एक्ट का पूरा नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। ओके, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट ऑफ 2024। तो इसके हाइलाइट्स क्या है, तो अब देखिए सीधी सी बात है, तो एक हमेशा वेन्यू इंचार्ज होगा। ओके, वेन्यू इंचार्ज, तो जो वेन्यू इंचार्ज है वो कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन अब ले पाएगा। उसको अगर लगता है, हम, मैं वही बता रहा हूं आपको, अगर इस तरीके से अगर कोई चीटिंग हो रही है, उधर का वेन्यू इंचार्ज बेचारा क्या ही करेगा। बट स्टिल अब वेन्यू इंचार्ज को पूरी पूरी पावर दी गई है। ओके, जैसे कि वो एफआईआर तक दर्ज कर सकता है। ओके, एफआईआर दर्ज करवा सकता है, और अगर उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही है तो वो इवन वहीं की वहीं एग्ज़ाम वगैरह भी कैंसिल करवा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो वहाँ पर करवाई गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कमिटी अब कॉन्स्टिट्यूट होगी जिसका काम होगा, ओके, कि मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन सब का इन लोग एक बोर्ड बनाएंगे। ये बोर्ड जो है उसका काम होगा खास करके कि इन लोग जो है वो कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी वगैरह जो है वो नहीं कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इस तरीके की कोई भी अनफेयर मीन्स की कोई प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो वो सभी इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना होगा, अलॉन्ग विद क्या आपने एक्शन जो है वो ली है, ये सब चीज़ें हैं। ओके, बाकी इसके अंदर में अनफेयर मीन्स को डिफाइन किया गया है कि इसका मतलब है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि आपके पास में एक्सेस कैसे हुआ, लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर है या आंसर की है, या फिर किसी कैंडिडेट को असिस्ट किया है,
या फिर टैंपरिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क किया हुआ है, या फिर फेक एग्जामिनेशन कंडक्ट की है, इन सभी को अनफेयर मीन्स कहा जाएगा। ओके, देन पनिशमेंट जो है, तो जो इस तरीके के अनफेयर मीन्स कर रहा है तो उसको इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 3 इयर्स विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू 5 इयर्स। और जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर तो जो पर्सन ही है, कोई चीटिंग ही कर रहा है, उसको 3 साल की सजा। लेकिन अगर फॉर सर्विस प्रोवाइडर और एनी पर्सन और ग्रुप कमिटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, imposition of a fine up to 1 crore and proportionate cost of examination shall be recovered। कि जो भी है वो इस तरीके से होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल ऑफेंसेस शैल बी कॉग्निजेबल, मतलब पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट इवन अ वारंट, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, नॉन बेलेबल, ये सब बात जो है वो इसके अंदर में कह दी गई है। ओके, पब्लिक एग्जामिनेशन जो भी गवर्नमेंट जो है अपने शेड्यूल के हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करेगी, इनको पब्लिक एग्जामिनेशन कहा जाएगा। तो गाइज ये हमारा तीसरा लॉ है जो कि काफी इंपॉर्टेंट जो है वो लॉ साबित हुआ है। ओके, दूसरा नेक्स्ट जो है वो अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो वापस से चर्चा में था, खास करके इसके अंदर में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस लिए बनाए हैं कि देखिए, आप और मैं एज अ कंज्यूमर हैं, हम लोग अगर किसी की सर्विसेज से खुश नहीं हैं तो उसके अगेंस्ट में हम लोग कंप्लेंट रेज करना चाहते हैं। वो हम लोग कहाँ रेज करें? ओके, वो हम लोग कहाँ रेज करें? तो हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में करते हैं। ओके, उसके लिए हमारे पास में 2019 के अंदर में एक एक्ट आया था जिसने ऑलरेडी कंज्यूमर की डेफिनेशन को ब्रॉड किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के वाले बंदे जो है उसको भी हम लोग कंज्यूमर बोल सकते हैं। और हमने एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम वगैरह भी हम लोगों ने बनाया था, तो ये सब हमने किया था। अब जो है वो इसमें सवाल ये आता था कि क्या लॉयर जो है अगर वो कोई केस वगैरह हार जाता है, उस केस में कैन यू गो टू द कंज्यूमर फोरम? तो आंसर इज नो। ओके, तो दे विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस एज पर द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी जो आई होप गाइस आप सबको पसंद आई। बाकी ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का लाभ जरूर लीजिएगा। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय।